हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेट्स। तो यहाँ पर हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक है उसका नाम है स्टेटमेंट। इसमें हमें स्टेटमेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। स्टेटमेंट का दूसरा नाम है प्रोपोजिशन। तो देखिए स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या दिया गया है यहाँ पर। ए मीनिंगफुल सेंटेंस which can be asserted as true or false but not both is called a statement or a proposition। मतलब हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे स्पीचेस हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम ऐसे बोलते हैं। इनमें से कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स, यानी मतलब पूरा सही या फिर पूरा गलत ऐसे भी होते हैं। और कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ना कि गलत भी है और ना सही है। इनको हम कुछ क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार के ये सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो हाँ ये फॉल्स है या फिर ये ट्रू है, उन्हीं सेंटेंस को कहा जाएगा स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन। और बाकी के जो दूसरे सेंटेंसेस हैं जिनको हम मतलब एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे सेंटेंस को हम कभी भी स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे हमें कहा गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे ए से लेकर जी तक हमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये सेंटेंस है, इनको हम अभी भी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस है सिर्फ। तो देखिए इनको पढ़ के देखते हैं हम। फर्स्ट लिखा हुआ है मिल्क इज़ ब्लैक, जो कि पूरा गलत है, इसको हम लोग क्या कहेंगे फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लव मैथमेटिक्स। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्या है? रेस्पेक्ट द मार्टियर्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको कहा जा रहा है कि शहीदों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें ट्रू या फॉल्स इससे रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बस हमें एक सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। तो जो एडवाइस टाइप का या फिर सजेशन टाइप का सेंटेंस होता है वो भी स्टेटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? माई गॉड हाउ डिड यू फॉल, मतलब तुम किस तरह से गिर गए। यहाँ पर एक्सक्लेम किया जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साथ साथ यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस भी कभी भी क्या नहीं होते? स्टेटमेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? वेयर द स्टोन्स गोल्ड, क्या पत्थर सुनहरे रंग के थे, गोल्डन रंग के थे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होने से क्या नहीं बनता? ये स्टेटमेंट नहीं बनता। नेक्स्ट क्या है? एफ में कहा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ ए रियल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या रियल नंबर होता है? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है वो एक रियल नंबर है, क्योंकि उसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रू है। कौन सा ट्रू था? नंबर ए, और अभी तक हमने देखा कि नंबर एफ जो है, ये दोनों मतलब एग्जैक्टली ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? प्रागज्योतिषपुर वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट कामरूप। हाँ, मतलब प्राचीन काल में जो कामरूप है आसाम, उसका राजधानी कौन सा था? प्रागज्योतिषपुर। ये ट्रू है। तो इनमें से हम लोग एग्जैक्टली किसको ट्रू कह सकते हैं? एग्जैक्टली पूरा ट्रू, ए को, एफ को और जी को। तो ए एफ जी जो है वो क्या है? स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली क्या है? ये स्टेटमेंट है। इनको हम लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे सेंटेंस मिले, जैसे कि डू यू लव मैथमेटिक्स, इसके बाद रिस्पेक्ट द मैटियर्स, इसके बाद मैं माई गॉड हाउ डिड यू फॉल, और एट द स्टोन्स गोल्ड, ये सब क्वेश्चन मार्क वाले और एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस थे। इनको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें ये जो तीनों मिला है ए एफ जी, ये तीनों क्या है? एग्जैक्टली ट्रू है। ऐसा भी तो हो सकता है एग्जैक्टली फॉल्स वाला भी मिले। अगर एग्जैक्टली फॉल्स वाला भी मिल जाए तब भी क्या होगा? वो स्टेटमेंट बनेगा। एग्जैक्टली ट्रू या फिर एग्जैक्टली फॉल्स जितने भी हमें सेंटेंस मिलेंगे उनको हम क्या कह देंगे? ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव टाइप का या फिर एक्सक्लेमेटरी टाइप का अगर मिलेगा तो उनको हम कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी टाइप का था, क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव टाइप का था, उनको हमने कभी भी क्या नहीं कहा? स्टेटमेंट नहीं कहा। ठीक है, तो ये जो
यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, जैसे कि ये वाला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रू। तो ट्रू लिखने के लिए कौन सा हम लोग लेटर यूज़ करेंगे, टी को, या फिर फॉल्स लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एफ को। तो इसको कहा जाता है ट्रूथ वैल्यू। क्या कहते हैं उसको, ट्रूथ वैल्यू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ट्रूथ वैल्यू। ट्रू वो या फिर फॉल्स, ट्रू के लिए लिखेंगे टी और फॉल्स के लिए एफ, तो उसको कहा जाएगा ट्रूथ वैल्यू। नीचे देखिए और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है 3 + 5 इज ग्रेटर देन 7। तो 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। ऑब्वियसली 8 जो है वो 7 से ग्रेटर है। तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। और क्योंकि एग्जैक्टली ट्रू है तो दैट्स वाई इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है पाई इज ए रैशनल नंबर। तो पाई इज ए रैशनल नंबर का मतलब क्या है, देखिए पाई को हम लोग कभी भी रैशनल नंबर नहीं कह सकते। किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि पाई का जो फॉर्म है, वैल्यू है, वो है 22/7। और अगर 22 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं यूजुअली 3.14। लेकिन 3.14 जो है वो सही नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं, बहुत सारे, काउंटलेस डिजिट्स, और वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे वो लोग चलते ही रहेंगे। तो ये कौन सा टाइप का नंबर है, ये है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। वो रिपीट भी नहीं होता, इसके डिजिट्स ऐसा नहीं है कि ये कोई डिजिट्स मतलब बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होता तो हम लोग इसके ऊपर, जैसे 4 अगर रिपीट होता तो 4 के ऊपर हम लोग बार दे देते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो यूनिक डिजिट्स हर टाइम आते रहते हैं, और साथ ही साथ ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। अगर हम सारा ज़िंदगी भर अगर 7 से डिवाइड करते रहे 22 को, वो डिवाइड होता रहेगा, मतलब हमें नए नए डिजिट्स मिलते रहेंगे, कभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो ये किस टाइप का नंबर है, पाई जो है किस टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर होता है वो इरेशनल होते हैं, कभी भी रैशनल नहीं होते। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली फॉल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर में कहा गया है द रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में लिख सकते हैं। तो रियल नंबर के अंदर होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, इसके बाद रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, सभी आते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी रियल नंबर्स जो है, सभी रियल नंबर्स इंटीजर ही होंगे। इंटीजर किनको कहा जाता है, जैसे कि जो 2, 3, 4 इस टाइप के जो नंबर्स हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, 2, 3, 4, 6, 7, 8 होल नंबर टाइप के जो नंबर है, चाहे उसके आगे माइनस रहे चाहे उसके आगे प्लस रहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इन सभी को कहा जाता है इंटेजर्स। लेकिन अगर डेसिमल हो जाए, जैसे कि 4.5, 3.7, इनको हम कभी भी क्या नहीं कहेंगे, इंटेजर नहीं कहेंगे। जितने भी होल नंबर्स है वो सभी क्या है, वो सभी इंटीजर्स हैं। चाहे उनके अगर मतलब होल नंबर तो देखिए कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है आपका 0 से। लेकिन जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स में क्या होता है, नंबर के आगे प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है। जैसे कि 4 है, 4 के आगे अगर प्लस रहे तो वो भी इंटीजर है, अगर 4 के आगे माइनस रहे तब भी वो एक निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर में तो बाकी दूसरे भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल होता है, लेकिन इंटीजर तो डेसिमल में आएगा नहीं। तो दैट्स वाई हम लोग नहीं कह सकते कि सभी रियल नंबर क्या है, इंटीजर्स है, ऐसा नहीं कह सकते। इंटीजर जो है वो रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट है, सभी रियल नंबर इंटीजर नहीं होते। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दैट्स वाई क्योंकि ये फॉल्स है, ये सेंटेंस क्योंकि फॉल्स है, एग्जैक्टली फॉल्स है, दैट्स वाई इसको हम लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्योंकि ये एग्जैक्टली ट्रू था, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। अदरवाइज हम इसको स्टेटमेंट कभी भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली कह पा रहे हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, दैट्स वाई ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट है। अभी कुछ ऐसा भी हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे जो कि स्टेटमेंट नहीं है, जैसे ऊपर देखा था उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दिया गया है कुछ, उसको हम लोग देखेंगे। द गोस्ट एग्जिस्ट्स। देखिए ये जो बात है कोई भी प्रूफ करके नहीं दिखा सकता है आपके सामने साइंटिफिकली कि गोस्ट असल में होते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर होते भी होंगे या फिर ना भी होते होंगे, इसको हम लोग डेफिनेटली एग्जैक्टली नहीं कह सकते। दैट्स वाई इट इज़
नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सबको कहा जाता है नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक्स जो है वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। यहाँ पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा अगर दिया होता तो हम लोग बोल देते हाँ कि ये नेचुरल नंबर है या फिर नहीं है। लेकिन एक्स के जगह पे आप अपने मन से कुछ भी बिठा दो, यहाँ पर पॉसिबल है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि ये हाँ एक्स नेचुरल नंबर है या नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना एक्स के जगह पे है क्या। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, देखिए गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। तो ये बात थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ पर गॉड तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बुक में दे दिया है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, लोगों के सामने गॉड जो है वो इस बात को आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई इसको आप स्टेटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों तो आप ले ही सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे द गोस्ट एग्जिट्स एंड द एक्स इज नेचुरल नंबर, इन दोनों को आप क्या नहीं कह सकते, स्टेटमेंट नहीं कह सकते। किस लिए, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रू भी नहीं है और डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं है। आप ना ही उसको ट्रू कह सकते हो ना ही फॉल्स कह सकते हो। दैट्स वाई दे आर नॉट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिनको हम लोग एग्जैक्टली ट्रू या फिर एग्जैक्टली फॉल्स ऐसा कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो टॉपिक है, वो है ट्रुथ वैल्यू के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ट्रुथ वैल्यू क्या चीज़ होता है। देखिए ट्रुथ वैल्यू दो होते हैं, एक है टी और दूसरा है एफ। ये टी और एफ असल में क्या चीज़ है, देखिए जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, जैसे कि मतलब कोई अगर सेंटेंस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में हमने देखा कि दो तरह के कैटेगरीज होते हैं, एक तो ट्रू स्टेटमेंट या फिर एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट आपको दिया गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो स्टेटमेंट नहीं है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अभी से जो हम बात करेंगे सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में ही बात करेंगे। अभी तक हमने समझा कि कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं और कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। लेकिन अब से जो हम बात करेंगे सिर्फ स्टेटमेंट को लेकर ही बात करेंगे। जो स्टेटमेंट नहीं है इनके बारे में अभी कोई बातचीत नहीं होगा, अभी सिर्फ स्टेटमेंट को लेकर ही बात करेंगे। तो जो स्टेटमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट, दूसरा है फॉल्स स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर हमें कहा जाए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे टी। और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, तो टी और एफ जो है वो है ट्रूथ वैल्यू, उनको कहा जाता है ट्रूथ वैल्यूज। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में कहा गया है कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर कॉम्पोजाइट स्टेटमेंट। दोनों एक ही चीज़ का नाम है, कंपाउंड और कॉम्पोजाइट। ये क्या चीज़ है, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और आप क्या करते हो, दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ देते हो। आप ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। और आप क्या कर रहे हो, उनको एक साथ जोड़ रहे हो। जोड़ने के बाद जो नया एक स्टेटमेंट बनेगा उसको कहेंगे हम कॉम्पोजाइट या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको देखिए, जब आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट रहता है 1 लाइन का, तो उसका तो आप ट्रूथ वैल्यू बहुत ही ईजी से बता सकती हो। जैसे कि मान लीजिए पहले जो था एग्जांपल ले लेते हैं उनका ही, मिल्क इज़ ब्लैक। ये तो आप बता दोगे कि ये तो एक स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स है, मिल्क तो ब्लैक होता नहीं है, फॉल्स है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे। लेकिन अगर इसके साथ और एक स्टेटमेंट को आगे लाकर अगर जोड़ दिया जाए, तब आप जो नया स्टेटमेंट बनेगा, जो नया उनको जोड़ने के बाद एक नया स्टेटमेंट बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, उसका ट्रूथ वैल्यू आप कैसे निकालोगे उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना होगा इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यूज़। जैसे कि आप दो स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो, सपोज़ मिल्क इज़ ब्लैक, और साथ में आप लिख देते हो ये वाला 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 7। ये दोनों ही स्टेटमेंट है, एक है ट्रू दूसरा है फॉल्स। तो उन दोनों को जोड़ देने के बाद जो नया स्टेटमेंट आएगा उसका ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए आपको किसका ट्रूथ वैल्यू देखना पड़ेगा, ये जो दोनों आपने जोड़ दिया है मिल्क इज़ ब्लैक और ये वाला 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 7, इन दोनों का ट्रूथ वैल्यू जो है आपको ध्यान में रखना होगा।
और ये दोनों स्टेटमेंट अभी क्या बन जाएंगे, इनको हम लोग क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, इनको हम लोग कहेंगे सब स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उनको? सब स्टेटमेंट। ठीक है, जब दो स्टेटमेंट्स जोड़ के एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनाता है, तो जिन स्टेटमेंट्स को जोड़ के हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है उनको कहा जाता है सब स्टेटमेंट। और दो सब स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग कंजंक्शन, इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो कुछ कंजंक्शंस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाएगा दोनों सब स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, जैसे कि एंड का यूज़ किया जाएगा, नॉर, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसके बाद नॉट। इनको जोड़ के क्या किया जाएगा, दोनों स्टेटमेंट को, सब स्टेटमेंट्स को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, एंड, नॉर, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, नॉट, ये क्या है, इनका भी तो कुछ नाम होता है। इनको कहा जाता है कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं इनको? कनेक्टिव्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, ये टेबल देखेंगे हम। देखिए इस टेबल में इन सभी कनेक्टिव्स को लिखा गया है, एंड, और, इफ़ या फिर देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं IFF, इसके बाद नॉट। ये सभी चीज़ें क्या है, ये है कनेक्टिव्स। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, दो स्टेटमेंट लिया हुआ है। कितने स्टेटमेंट? आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट को लेकर दिखाया गया है, जिनको हमने सिंपली P और Q से डिनोट किया है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा तो हम लोग स्टेटमेंट लिख नहीं सकते यहाँ पर, तो हमने बस सिंपली उनको क्या कर दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट को P, सेकेंड स्टेटमेंट को Q, ऐसा पकड़ लिया है हमने। दो स्टेटमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये जो P और Q दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अलग अलग टाइप के, ये किसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्टिव। हम लोग कौन सा कनेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, P और Q के बीच में दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया है। अगर हम लोग एंड कनेक्टिव यूज़ करते हैं तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका नाम होगा कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसको? कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर P और Q को हम और लगा के जोड़ देते हैं तो उसको कहा जाएगा डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर P और Q को हम इफ़ या फिर देन लगाकर, इफ़ या फिर नहीं, इफ़ के साथ हमेशा देन रहता ही है, इफ़ और देन जो है वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसीलिए अगर इफ़ और देन लगा के हम लोग जोड़ते हैं P और Q को तो उसको कहा जाएगा कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट, या फिर उसको कहा जाएगा इम्प्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर इफ़ या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाकर अगर दो स्टेटमेंट्स को P और Q को सपोज अगर जोड़ दिया जाता है, जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंस। ठीक है, या फिर उसको कहा जाएगा बोथ वे इम्प्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट। इन तीन नामों से ही पुकार सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नॉट लगा के जोड़ते हैं P और Q को तो उसको कहा जाएगा निगेशन। ठीक है, निगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट। इनके कुछ सिंबल्स भी है, इनको जब हम लोग लिखेंगे, मतलब सिंप्लीफाई तरीके से, इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए, अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो उसके लिए सिंबल भी है। जैसे कि कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबलाइज किया जाता है इस मार्क से या फिर इस सिंबल से। डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट को इस वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है। कंडीशनल को एरो टाइप या फिर ये जो इम्प्लाइज टाइप का सिंबल है इससे डिनोट किया जाता है। बाई कंडीशनल को इस तरह से या फिर ऐसे तीन लाइन को लाइन के मतलब लाइन दिखाकर सिंबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है निगेशन। निगेशन के लिए ऐसे फ्लो टाइप का जो सिमिलरिटी, ट्राइंगल की सिमिलरिटी का सिंबल है उससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q। P एंड Q हमारे क्या है, सब स्टेटमेंट्स। इनको जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो P और Q के, क्योंकि ये कंजंक्शन है, क्योंकि हम लोग बीच में एंड लगा रहे हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको,
हम लोग देखेंगे P, बीच में ये वाला सिंबल देंगे, इसके बाद Q। डिसजंक्शन के लिए क्योंकि हम लोग बीच में और लगा रहे हैं, उसको कैसे लिखेंगे, P ये वाला सिंबल देंगे, ये चीज़ लिखेंगे। इसके बाद कंडीशनल में क्या करेंगे, जिसका दूसरा नाम है इम्प्लीकेशन, क्योंकि हम लोग ई फॉर देन लगा रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग ये वाला या फिर ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बाय कंडीशनल में क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी सिंबल इनके बीच में लगा सकते हैं। और निगेशन में क्या होगा, पी के आगे यहाँ पर सिर्फ पी का हम लोग यूज़ करेंगे, क्यू का यहाँ पर यूज़ मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, सिर्फ पी के आगे हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे द रूल्स ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट कंटेनिंग ईच ऑफ द एबव कनेक्टिव्स, जो हमने ऊपर बात किया था कुछ देर पहले कि सिंपल सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट जैसे कि पी, जैसे कि मिल्क इज़ ब्लैक, ये वाला फॉल्स था तो हमने बोल दिया इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन, इनका ट्रूथ वैल्यू किस तरह से निकाला जाए ये अभी हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट जिनमें दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगाकर जुड़ा जाता है, इसको कहा जाता है कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका सिंबल होता है इस तरह से। हम मान लेंगे कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q। तो उनको जब हम लोग जोड़ेंगे एक साथ तो उनको कैसे रीड करेंगे, P एंड Q। ठीक है, और उसे कहा जाएगा कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि P जो है वो है 9 इज़ ग्रेटर देन 5। हमारा P वाला स्टेटमेंट जो वो है 9 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, 9 क्या होता है कि 5 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या ले लेंगे हम लोग, Q जो है वो ले लेंगे 9 इज़ लेस देन 11, जो कि ट्रू है। 9 क्या है, 11 से छोटा है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट है, तो दोनों को जब एक साथ हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 9 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर एंड, किस लिए हम लोग चाहते हैं कि इसको कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट बनाए हम लोग। तो इसीलिए अगर कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है तो इसलिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एंड, और साथ में लिख देंगे एन 9 इज़ लेस देन 11। तो अभी इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे किस तरह से कोई भी दो स्टेटमेंट, यहाँ पर तो देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेटली कह दिया है कि ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। ठीक ना, अगर आपको ऐसा कुछ कहा जाए जनरली बताइए आप, ठीक है, मतलब P और Q का तो कोई कुछ भी हो सकता है। आप P के जगह पे कोई भी स्टेटमेंट पकड़ लो, Q के जगह पे कोई भी स्टेटमेंट पकड़ लो। यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये टेबल नहीं देख रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप P के जगह बिठा सकते हो, Q के जगह पे बिठा सकते हो। तो अगर आप P के जगह पे जो स्टेटमेंट ले रहे हो वो अगर ट्रू हुआ और Q के जगह पे जो स्टेटमेंट ले रहे हो वो भी अगर ट्रू हो गया, तो उन दोनों को जुड़ने से जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, T होगा। अगर आपका P का वैल्यू, P में जो आप स्टेटमेंट ले रहे हो उसका अगर ट्रूथ वैल्यू T है और Q में जो आप स्टेटमेंट ले रहे हो उसका अगर ट्रूथ वैल्यू F है, मतलब फॉल्स है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड सेंटेंस का कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलेगा। अगर आपका P का ट्रूथ वैल्यू F है और Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तब जाके आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलेगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हुआ तब भी आपको फॉल्स मिलेगा। तो इस चीज़ को अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या हमें देखने को मिलता है कि P एंड Q इज़ ट्रू, मतलब P और Q का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, उसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है उसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन ले लो आप, सब में क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर अच्छे से देखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सपोज लेते हैं P मीन्स मनीराम इज़ हैंग्ड एंड Q मीन्स 3/0 इज़ ए रियल नंबर। तो मनीराम देवान जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हैंग किया गया था, फांसी दे दिया गया था। तो ये ट्रू है
और Q के जगह पे हमने क्या लिया 3 डिवाइडेड बाई 0। देखिए 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। उसको हम लोग कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं लिख सकते, वो अनडिफाइंड है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो वो रियल नंबर नहीं होता, तो ये इट इज़ नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 0 इज़ रियल नंबर, ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पर हमने P का ट्रूथ वैल्यू क्या लिया ट्रू, और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ के कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे P एंड Q, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा फॉल्स आएगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट में ट्रू आता है, और वो क्या है दोनों का दोनों अगर ट्रू हो गया तो, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रू नहीं है, तो दैट्स वाई जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा फॉल्स आएगा। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले में, जो कि है डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। डिसजंक्शन का सिंबल है इस टाइप का, बी टाइप का, ठीक। कंजंक्शन का ठीक उल्टा, कंजंक्शन में उल्टा वी था, यहाँ पर सीधा भी। तो यहाँ पे देखिए हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है, सेम यहाँ पर पहले जैसा ही हम दो स्टेटमेंट पकड़ लेंगे P एंड Q, और डिसजंक्शन का जो सिंबल होता है उसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, और P और Q, पहला वाला था P एंड Q, इसको हम लोग पढ़ेंगे P और Q। तो इसका देखिए ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिया आपने वो ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है, तो उसका जो मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा दोनों को जोड़ने के बाद P और Q, उसका ट्रूथ वैल्यू T आएगा। अगर फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है, तो कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट नॉट कंजंक्शन, कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q, उसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा T आएगा। अगर फर्स्ट वाला F और सेकंड वाला अगर T हुआ, मतलब पहला वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा T आएगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तभी जाके क्या आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स या फिर F आएगा। तो इससे हमें क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है कि डिसजंक्शन के टाइम में, डिसजंक्शन के यानी और के टाइम में क्या होता है, अगर दोनों के दोनों फॉल्स हुए बस उसी कंडीशन के लिए क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो कंजंक्शन और डिसजंक्शन में क्या चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, कंजंक्शन में क्या था दोनों के दोनों जब ट्रू होंगे तभी जाके हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेगा, और इसमें दिख रहा है जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलेगा। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना चाहिए। बाकी जितना भी कंडीशन हो, चाहे दोनों के दोनों ट्रू भी हो या फिर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहे, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बाकी सब ट्रू होंगे। बस एक कंडीशन है, अगर इसको आप याद रख लेते हो तो बाकी सब आपको आसानी से ही आपको याद रह जाएगा। कि हमें एक चीज़ को याद रखना है, कंजंक्शन के लिए क्या याद रखना है कि अगर दोनों का दोनों ट्रू होता है तभी जाके ट्रू मिलेगा, और डिसजंक्शन के लिए हमें याद रखना है कि दोनों का दोनों फॉल्स होगा तभी जाके फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज़ इसमें सब ट्रू होंगे और इसमें सभी के सभी फॉल्स होंगे। बस इसी चीज़ को आप याद रख लीजिए, आपके लिए काम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है निगेशन। निगेशन मीन्स नॉट। निगेशन का नाम क्या है, नॉट, उसका सिंबल है इस टाइप का, इस फ्लो टाइप का, इस वेव टाइप का जो सिंबल है इस तरह से एस, हॉरिजॉन्टल एस। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इफ़ P इज़ ए स्टेटमेंट, मान लेते हैं हम P एक स्टेटमेंट है, तो इसमें दो स्टेटमेंट का यूज़ नहीं होता, निगेशन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का यूज़ होता है। जैसे कि P को लेंगे तो P का ही यूज़ होगा। देन द स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय एडजॉइनिंग करेक्टिव्स लाइक नॉट, इट इज़ फॉल्स दैट। नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो इट इज़ फॉल्स दैट, इसको भी लिख सकते हो। इसको कहा जाता है निगेशन ऑफ P। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, निगेशन ऑफ P। तो ये चीज़ क्या है देखिए, इसको अभी हम थोड़ा एलेबोरेटली बात करते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, लेट द स्टेटमेंट P मीन्स मर्करी इज हेवियर देन गोल्ड। तो हमने जो P लिया है, P को हम लोग क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट, मर्करी इज हेवियर देन गोल्ड। मर्करी एक मेटल है और गोल्ड भी एक मेटल है, तो हम लोग बता रहे हैं कि मर्करी जो है वो गोल्ड से क्या है, हैवी है, भारी है। तो इसका अगर हम लोग निगेशन बनाना चाहे, ठीक उल्टा बनाना चाहे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मर्करी इज़ नॉट हैवियर, मतलब निगेटिव। आप अगर
अब आम भाषा में या फिर आसानी से समझना चाहो तो उसको आप बोल सकते हो कि ये निगेटिव है। जस्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, आपको क्या करना है, उसका निगेटिव बना देना है। जैसे मरकरी इज़ हैवियर देन गोल्ड, आप लिख दोगे मरकरी इज़ नॉट हैवियर देन गोल्ड, तो उसको कह दोगे आप इट इज़ व्हाट, निगेशन ऑफ पी। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो इसको इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट मरकरी इज़ हैवियर देन गोल्ड, या फिर दूसरे तरीके से भी इसको रीड कर सकते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट मरकरी इज़ हैवियर देन गोल्ड। या फिर फर्स्ट वाला जो तरीका था, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मरकरी इज़ नॉट हैवियर देन गोल्ड। तीन तरीके से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, इट इज़ नॉट दैट मरकरी इज़ हैवियर देन गोल्ड। चार तरीका हो गया, चार तरीके से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही कह देना। आपको जब दिया जाएगा मरकरी इज़ हैवियर देन गोल्ड, इसका निगेशन क्या होगा आप बता दीजिएगा, मरकरी इज़ नॉट हैवियर देन गोल्ड, बस हो जाएगा, इसी से काम बन जाएगा। अगर P ट्रू होगा तो उसका जो निगेशन बनेगा, उसका जो ऑपोजिट वाला बनेगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर P ट्रू फॉल्स होता है तो उसका जो निगेशन बनेगा वो होगा ट्रू। एग्जाम्पल के लिए P को हमने पकड़ लिया, ऑल मैन आर मॉर्टल। P क्या चीज़ है, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो क्या है, एक ट्रूथ स्टेटमेंट है ना, सभी लोग मरते ही हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो उसका ट्रूथ वैल्यू कितना है, टी है। तो उसका जो निगेशन बनाएंगे वो क्या होगा, ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल। तो ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल क्या चीज़ है, सभी लोग नहीं मरते। एक बात क्या सही है क्या, नहीं, ये बात सही नहीं है। दैट्स वाई इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स, एफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को करते हैं। और एक चीज़ ले लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं मिल्क इज़ ब्लैक, मिल्क इज़ ब्लैक। मिल्क इज़ ब्लैक जो है, पी के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, मिल्क इज़ ब्लैक। तो मिल्क इज़ ब्लैक किस टाइप का स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। दैट मीन्स इसका ट्रूथ वैल्यू कितना हुआ, एफ। तो मिल्क इज़ ब्लैक का अगर हम लोग निगेशन करते हैं तो क्या होगा, मिल्क इज़ नॉट ब्लैक। हाँ, मिल्क इज़ नॉट ब्लैक क्या है, सही बात है। तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब जो पी का निगेशन होगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना, ये बहुत ही ईजी है। अगर ट्रू स्टेटमेंट लेते हो तो उसका निगेशन एफ होगा, अगर फॉल्स स्टेटमेंट लेते हो तो उसका निगेशन ट्रू होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम इम्प्लीकेशन में। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का सिंबल इस तरह से रहता है, या फिर इम्प्लाइज का जो साइन होता है इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले वाले में निगेशन में क्या था, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिया गया था, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा, इसमें फिर से दो स्टेटमेंट का ही यूज़ रहेगा। तो इसमें देखिए ट्रूथ टेबल में क्या हो रहा है, अगर दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तब जाके कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आता है ट्रू। अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तब जाके कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आ रहा है फॉल्स। अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, तब जाके आ रहा है ट्रू। और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तब जाके आ रहा है ट्रू। देखिए तीन केस में, एक दो तीन, तीन केस में ट्रू आया, बस एक के लिए ही फॉल्स। तो हमें यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखना है, क्या है, इम्प्लीकेशन के लिए एक चीज़ याद रखना है कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है, बस उसी कंडीशन के लिए फॉल्स मिलेगा और बाकी सब में हमें ट्रू मिलने वाला है। बस इसको ही अगर हम लोग याद रख दें तो हमारा इम्प्लीकेशन वाला एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है, बस उसी कंडीशन में हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। और बाकी सभी कंडीशंस के लिए, बाकी सभी कंडीशंस के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रू आएगा। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है पी जो है, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, मृदुल स्टडीज़ इन स्कूल। एक लड़का है जो कि स्कूल में स्टडी करता है, ठीक है, ये ट्रू है सपोज, हाँ। और दूसरा जो है क्यू स्टेटमेंट, उसको हम लोग पकड़ लेते हैं 3+1 इज़ लेस देन 0। देखिए 3+1 जो है वो 4 होता है, 4 तो लेस देन नहीं है, 0 से ग्रेटर देन है। तो नेक्स्ट वाला मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग पकड़ लेते हैं आर। आर क्या चीज़ है, -1 इज़ ए रेशनल नंबर,
ये क्या है, -1 जो है क्या है, एक रेशनल नंबर, ये ट्रू है, क्योंकि -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/1 इन द फॉर्म p/q। तो देखिए p इम्प्लाइज q, इसको लोग कैसे रीड करते हैं, p इम्प्लाइज q, p इम्प्लाइज q क्या होगा, फॉल्स होगा। किस लिए फॉल्स होगा, क्योंकि p और q हमने देखा सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, जब पहला वाला ट्रू होगा सेकंड वाला फॉल्स होगा। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स। यहाँ पर p जो है वो ट्रू, सेकंड वाला q जो है वो फॉल्स है, दैट्स वाई इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, p इम्प्लाइज q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखिए ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इम्प्लाइज p, q इम्प्लाइज p में q होगा क्या होगा, फर्स्ट वाला ट्रू रहेगा, सेकंड वाला फॉल्स। तो फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, क्योंकि q का ट्रूथ वैल्यू क्या है f और p का ट्रूथ वैल्यू क्या है t। तो फर्स्ट वाला अगर फॉल्स रहे, ट्रू रहे, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहला वाला अगर ट्रू हो गया, सेकंड वाला अगर फॉल्स हो गया, तब जाके फॉल्स होता है, और बाकी सभी कंडीशन में हमें ट्रू मिलते हैं, तो इसमें भी ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, p इम्प्लाइज r, p इम्प्लाइज r में देखना पड़ेगा p का ट्रूथ वैल्यू कितना है t, और r का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है t। तो अगर दोनों ट्रूथ होते हैं तब भी जाके ट्रूथ मिलता है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, r इम्प्लाइज q, तो r का ट्रूथ वैल्यू कितना है t, और q का ट्रूथ वैल्यू कितना है फॉल्स। तो देखिए पहला वाला जो है उसका ट्रूथ वैल्यू t है, नेक्स्ट वाले का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो अगर ऐसा होता है पहले वाले का ट्रू और सेकंड वाले का फॉल्स, तो उसमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू कितना होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी लास्ट वाला कनेक्टिव है जिसका नाम है बाई कंडीशनल, और इसका सिंबल होता है इस तरह से, दो तरफ एरो का मार्क रहता है, जिसको हम लोग रीड करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, और इसको हम लोग चाहे तो लिखते समय IFF भी लिख सकते हैं। तो बाई कंडीशनल किसको कहते हैं, सपोज़ मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, जिसके लिए आप लिख सकते हो P इम्प्लाइज Q। ये जो इम्प्लाइज का साइन है ना, इसको हम लोग इफ़ P देन Q ऐसा भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो स्टेटमेंट है P एंड Q, जिसके लिए आप लिख सकते हो P इम्प्लाइज Q, और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो Q इम्प्लाइज P। जिस तरह से P इम्प्लाइज Q लिखते हो उस तरह से आप Q इम्प्लाइज P भी लिख सकते हो। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तब जाके हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस सिंबल के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसको दूसरा नाम जो है इफ़ एंड ओनली इफ़, या फिर बाई कंडीशनल ना कहते हुए इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, P इज़ इक्विवेलेंट टू Q। अगर ऐसा पॉसिबल हो कि P इम्प्लाइज Q लिख सकते हैं और Q इम्प्लाइज P भी लिख सकते हैं, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, P इज़ इक्विवेलेंट टू Q। तो देखिए इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, मान लीजिए P जो लिया है स्टेटमेंट वो ट्रू है और Q भी ट्रू है, तब जाके जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू आएगा। अगर P का ट्रूथ वैल्यू T है, इसका F है, तो इसका आएगा F। अगर ये वाला F है, ये वाला ट्रू है, तो आएगा F, और अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा T। तो इसका स्पेशल मतलब फीचर क्या है देख लीजिए, इसमें कहा गया है इन अदर वर्ड्स इफ़ P इक्विवेलेंट टू Q विल बी ट्रू इफ़ ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ बोथ P एंड Q आर सेम। अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम हो जाए, जैसे कि देखिए अगर दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स मतलब दोनों सेम सेम होना चाहिए, अगर दोनों सेम सेम नहीं हुए तब जाके फॉल्स आएगा। अगर दोनों सेम सेम हो गए तो हमेशा जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू कितना आएगा, T आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि बाई कंडीशनल में क्या होता है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, P और Q दोनों का ट्रूथ वैल्यू जब इक्वल हो जाता है, तभी जाके जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, मतलब ट्रू आएगा। दोनों इक्वल होना चाहिए, चाहे वो फॉल्स हो, दोनों के दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं या फिर दोनों के दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए दोनों, तब जाके जो रिज़ल्ट है हमारा, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि हम P से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ कराची, जो कि फॉल्स है, और Q से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, जो कि ट्रू है, और तीसरा ले रहे हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट
जो कि है पाई इज़ इरेशनल नंबर। तो पाई तो रेशनल नंबर नहीं है, हमने पहले भी देखा, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखिए अगर P इक्विवेलेंट टू Q हम लोग लिखते हैं, P इक्विवेलेंट टू Q, इसमें देखिए P जो है वो क्या है, फॉल्स, और दूसरा वाला है ट्रू। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कब ट्रूथ निकलता है, जब दोनों के दोनों सेम हो। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है क्या, P और Q का दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है क्या, नहीं, ये वाला है ट्रू, ये वाला है फॉल्स, तो दैट्स वाई फॉल्स आया। इसमें देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली एंड पाई इज़ ए रेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे P लिया जा रहा है, तो P क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ कराची, ये वाला फॉल्स है। और पाई डिनोट्स, पाई इज़ ए रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स है। तो दोनों के दोनों सेम है, फॉल्स आया। तो अगर हम लोग P इक्विवेलेंट R लिखते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। किस लिए ट्रू होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसके बाद अगर Q इक्विवेलेंट टू R लिखते हैं तो Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, इज़ ट्रू। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेम नहीं हुए, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम होंगे तभी जाके बाई कंडीशनल में क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक किया है। नेक्स्ट में हम लोग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और आगे के जितने भी एक्सरसाइज 2.1 या फिर एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।